हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के डेली करंट अफेयर वीडियो में हम बात करेंगे 2D मटेरियल्स के बारे में, यानी 2D पदार्थों के बारे में। हाल ही में 2D पदार्थ बहुत चर्चा में हैं और इन्हें सेमीकंडक्टर से आगे के दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ माना जा रहा है। तो 2D मटेरियल्स क्या हैं और इनका क्या भविष्य हो सकता है, कहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से 2D मटेरियल अभी तक खोज लिए गए हैं, इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कोई सवाल आपको इस टॉपिक से मिल जाए। तो 2D पदार्थों के बारे में जानेंगे, क्या है 2D पदार्थ, चर्चा में क्यों है, कब 2D पदार्थों की खोज हुई और 2D पदार्थ जो है मटेरियल्स हैं, इनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अभी हम बात करेंगे इनके नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, क्या इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं और कहां पर इनका उपयोग किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। भारत में 2D मटेरियल्स को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या रहेंगी इससे संबंधित चुनौतियां, और अंत में एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहले जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं 2D पदार्थों के बारे में, फिर आगे देखेंगे। तो 2D पदार्थ अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? नीति आयोग का मानना है जो 2D मटेरियल है ये भारत में शोध के बाद सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकते हैं। अब जब 2D मटेरियल्स पर रिसर्च आगे बढ़ाई जाएगी तो उसका फायदा कहाँ होगा? जो हम सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं उसमें इसका लाभ हमें मिल सकता है, ऐसा नीति आयोग का मानना है। तब ये खबर चर्चा में आई और फिर वहां से पूरा ये टॉपिक जो है निकल करके सामने आता है 2D मटेरियल्स है क्या। अभी हम उस पर आएंगे कि 2D मटेरियल्स क्या है। भविष्य में जो ये तकनीक है 2D मटेरियल जब डेवलप होंगे तो ये AI चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G 6G नेटवर्क्स और लचीले डिस्प्ले और ऊर्जा भंडारण को आगे बढ़ाने में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है आप देख रहे होंगे। आजकल जो फोन्स आ रहे हैं या जो डिस्प्ले आ रही हैं वो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आ रही हैं, बैंड भी आप उनको कर पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लचीले जो डिस्प्ले आ रहे हैं, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आ रहे हैं, इसमें भी इसका बहुत योगदान हो सकता है। आने वाले समय में इस तरह के और डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे और इसमें एनर्जी स्टोरेज भी ज्यादा हो सकता है जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी तुलना में या सिलिकॉन की तुलना में हम कहें। तो ये पदार्थों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, तो 2D मटेरियल क्या है? 2D मटेरियल एक ऐसे क्रिस्टल या ठोस हैं जिनमें परमाणुओं की केवल एक परत होती है, यानी सिंगल लेयर वाले जो क्रिस्टल हैं उनको हम कह रहे हैं 2D मटेरियल, एक लेयर के रूप में होते हैं। अब 2D का मतलब है लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो थिकनेस बहुत कम होगी, थिकनेस कम होगी यानी 1 नैनोमीटर से भी कम इनकी मोटाई होगी। क्या होगी? लेयर की तरह होगी, मोटाई इनकी क्या होगी? बहुत कम होगी, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम इनकी मोटाई होगी। और ये कैसे होते हैं? लेयर में होते हैं। यहां पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ग्राफीन का स्ट्रक्चर है। किसका? ग्राफीन। ग्राफीन एक 2D मटेरियल है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की गति जो है केवल इसमें 2 आयामों तक सीमित हो जाएगी, क्योंकि जब मोटाई नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक गति कहाँ होगी? 2 आयाम में होगी, लंबाई और चौड़ाई में, क्योंकि ये लेयर में होते हैं। तो ग्राफीन जो है सबसे पहले खोजा गया 2D मटेरियल था, सबसे पहले ग्राफीन को खोजा गया था। इसके अलावा आज हम बात करें तो हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड, जिसे हम शॉर्ट में HBN कहते हैं, ये भी एक 2D मटेरियल है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल डाइक्लोजेनाइड यानी TMD इसको शॉर्ट में कहा जाता है, TMD एक मटेरियल है। MOS2 एक मटेरियल है, WS2 एक मटेरियल है, जो 2D मटेरियल जाने जाते हैं। और भी कुछ ऐसे जो सबसे पॉपुलर अभी तक 2D मटेरियल है वो है ग्राफीन। तो हम ग्राफीन के बारे में बात करेंगे। ग्राफीन की खोज हुई थी 2004 में। 2004 में आंद्रे गेम और कोस्तिया नोवोसेलोव ने इसकी खोज की थी। तो नोवोसेलोव ने और आंद्रे गेम ने ग्राफीन की खोज की 2004 में। इसी खोज के लिए इनको 2010 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ग्राफीन की खोज बड़ी महत्वपूर्ण है, तभी इसको नोबेल मिला होगा। ग्राफीन एक 2D मटेरियल है, इन्होंने खोजा था। किसने खोजा था? आंद्रे गेम और कोस्तिया नोवोसेलोव ने। ये नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम्स में आपसे पूछ ले। नोबेल पुरस्कार 2010 में मिला था, खोज 2004 में हुई थी। आगे देखते हैं ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, एकल परत होती है। जो भी 2D मटेरियल होते हैं वो सिंगल लेयर वाले होते हैं, एकल परत। कैसे होते हैं? सिंगल लेयर, ठीक है, एकल परत वाले होते हैं। और यहां पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल।
यानी षष्टकोणीय। जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को जोड़ते जाओगे तो कैसा बन जाएगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के लैटिस बनते हैं और ये मजबूत होता है, स्टील से भी 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ग्रेफीन बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो भी काफी हाई होती है ना। कॉपर और एल्युमिनियम से भी अधिक इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो देखी गई है। और यहाँ तक कि करियर मोबिलिटी तो इसकी बहुत ही ज्यादा होती है, सिलिकॉन की तुलना में उससे भी सैकड़ों गुना अधिक इसकी जो कैरियर मोबिलिटी है, करियर बोल गया था वो गलत हो जाएगा। कैरियर मोबिलिटी का अर्थ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करेंगे, चलेंगे, उनके चलने की जो स्पीड है वो कितनी स्पीड को सपोर्ट कर सकता है, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर सकते हैं। तो वो सिलिकॉन की तुलना में 100 सैकड़ों गुना, यानी लगभग 2 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये जो कैरियर मोबिलिटी है उसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। इसी में उसको नापा जाता है कैरियर मोबिलिटी को। साधारण शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से मूव कर सकते हैं, उसको हम जो है कैरियर मोबिलिटी कहते हैं। पारदर्शिता की बात करें तो 97 से 98% प्रकाश जो है इससे क्रॉस कर जाता है, लाइट जो है क्रॉस कर जाती है, यानी काफी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लचीला होता है, मोड़ने पर भी नहीं टूटता है। इसीलिए देखा जा रहा है कि भविष्य में जो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होंगे उनको विकसित करने में इसका बड़ा योगदान माना जा रहा है, कि हो सकता है कि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बनाने में इसका बड़ा योगदान रहे। इसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो कितनी होगी, 5000 के अराउंड होगी, जो कि हीरे से भी अधिक है, डायमंड से भी ज्यादा इसमें हीट कंडक्टिविटी है। तो ग्राफीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट 2D मटेरियल है, इसके बारे में हमने जाना, इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी खोज कैसे हुई, ये सब हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे देखते हैं 2D मटेरियल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो 2D मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे ग्राफीन जो है वो स्टील से 200 गुना मजबूत है, यानी 2D मटेरियल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है और इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो भी अच्छा होता है। जैसे तांबे से बेहतर बिजली का संचालन ग्राफीन कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 2D मटेरियल्स जो है उनमें करंट फ्लो भी अच्छा होता है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, हाई होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लचीले होते हैं। ये सब हमने ग्राफीन के गुणों से समझा, वही हम 2D मटेरियल्स के गुण कह सकते हैं। साथ ही देखें तो ये क्वांटम गुणधर्म आने वाले समय में क्वांटम फिजिक्स के द्वारा बहुत सारी चीजें डेवलप की जाएंगी। एआई के डेवलपमेंट में भी क्वांटम फिजिक्स का बहुत रोल होने वाला है। तो क्वांटम जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस मटेरियल में देखने को मिलती हैं। 2D मटेरियल में क्वांटम वेल देखे गए हैं, क्वांटम वेल्स, या वहीं स्पिनट्रॉनिक्स का गुण इसमें देखा गया है, ये फोटोनिक्स होते हैं। यानी इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, जो क्वांटम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, वो 2D मटेरियल्स में देखी गई हैं। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखें। नेक्स्ट देखें इसका यूज कहां कहां हो सकता है। इसका यूज हो सकता है हाई एडवांस ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए। यहां पर मैंने ट्रांजिस्टर लिखा है, पर ये एडवांस ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, इस तरह के लेयर्ड एडवांस ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें डेवलप करने में भी इसका काफी यूज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले और स्मार्टफोन्स बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। हाई कैपेसिटी वाली बैटरी और सुपर कैपेसिटर बनाने में इसका यूज किया जा सकता है 2D मटेरियल्स का। जो स्पेशल ड्रग बनाए जा सकते हैं 2D मटेरियल से, या बायो सेंसर्स बनाए जा सकते हैं, वाटर फिल्टर्स बनाए जा सकते हैं 2D मटेरियल्स के। आने वाले समय में एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जा सकेगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा ये सारे जो यूज हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। क्या चुनौतियां हो सकती हैं इसके डेवलपमेंट में? सबसे बड़ी चुनौती है 2D मटेरियल्स को प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन एक बड़ी चुनौती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा उसके लिए ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी हमें लगानी होगी, बड़े प्लांट्स लगाने होंगे। इसका प्रोडक्शन करना जितना कठिन है, और कठिन है तो महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए लगानी होगी। तो कठिन भी है, महंगा भी है मास प्रोडक्शन करना 2D मटेरियल्स का। दूसरी प्रॉब्लम है 2D मटेरियल्स जो है वो रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, या कुछ ही समय बाद अपनी प्रॉपर्टीज खो सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज की स्टेबिलिटी बनाए रखना और उनकी प्रॉपर्टीज की प्योरिटी बनाए रखना, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी और प्योरिटी दोनों ही एक समस्या के रूप में सामने आ सकते हैं।
दूसरा सबसे बड़ी जो बात है कि अभी जो ये सारी चीजें हैं ये अभी रिसर्च के लेवल पर है, लेबोरेटरी लेवल पर है। जब इन्हें जो है यूज करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये पब्लिक के यूज के लिए या जो एप्लीकेबल जो चीजें हैं उनमें जब इनको यूज करेंगे तो वहां पर क्या चुनौतियां आती हैं वो एक अलग चीज होगी। तो क्योंकि अभी ये जो सारी चीजें हैं रिसर्च के लेवल पर ही हैं, तो अभी वो देखना बाकी है कि जब ये चीजें डेवलप हो जाएंगी तो क्या चुनौतियां आती हैं। एक तो ये बात है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। दूसरा पुअर प्रोडक्शन यील्ड, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। जो 2D मटेरियल्स हैं इनमें जो है रिंकल्स देखे जा रहे हैं, ये एक समस्या है। इनकी साइज और थिकनेस में इनहोमोजेनिटी, यानी एक समान जो है मोटाई या थिकनेस जिसको हम कहते हैं और साइज आकार मेंटेन करना, वो भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही ये स्टेबल ज्यादा नहीं होते, इनस्टेबिलिटी, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, लो ड्यूरेबिलिटी, ये प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी बढ़ेगा क्योंकि इस तरह के मटेरियल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी ये क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इनमें क्रैकिंग और कंटामिनेशन, ये भी एक बड़ा इशू है, कंटामिनेट हो जाते हैं, यानी इनमें और दूसरे जो मटेरियल्स हैं वो इनमें जो है वो इनको कंटामिनेट कर सकते हैं और ये फिर कंटामिनेशन के कारण इनमें क्रैकिंग देखने को मिलती है। तो ये सारे इश्यूज हैं। दूसरा हेट्रोपेटेक्सी या सिंगल क्रिस्टल होमोजेनिटी जो मेंटेन करनी है वो एक बड़ा चैलेंज होता है। तो काफी सारे चैलेंज हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में या इसको बड़े लेवल पर डेवलप करने में। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो मैंने आपको बताई, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए विशेषताएं, मैंने आपको पहले भी बताई, कुछ और विशेषताएं हैं जैसे बैंड गैप ट्यूनेबिलिटी, यानी जो बैंड गैप है, हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एक चीज पढ़ी होगी, बैंड गैप जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है लेयर में, ये 2D मटेरियल्स के केस में बैंड गैप बहुत कम होता है। बैंड गैप बढ़ाने और घटाने के लिए हम मल्टीपल लेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो कुछ लेयर जोड़ने से या कुछ लेयर हटाने से जो बैंड गैप है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, यानी हमें यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल बैंड गैप प्रोवाइड होता है। तो ये एक एडवांटेज है। जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का हम यूज करते हैं तो उनका जो बैंड गैप है वो एक फिक्स बैंड गैप होता है, वो बैंड गैप ही मेंटेन रहता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको चेंज करने के लिए फिर हमें मल्टीपल सेमीकंडक्टर यूज करने पड़ते हैं, पर यहाँ पर केवल एक लेयर जोड़ने और हटाने से जो है बैंड गैप को कम ज्यादा किया जा सकता है, यानी बैंड गैप ट्यूनेबिलिटी इनमें हाई होती है। हाई कैरियर मोबिलिटी होती है, तो उससे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो तेजी से काम कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसमें काफी हाई होता है, ठीक है। दूसरा ये लाइट वेट इक्विपमेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट्स को बनाने में हेल्प कर सकते हैं, कम वेट वाले इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी हाई है, मैंने बताया लाइट जो है 97 to 98% लाइट जो है इसको क्रॉस कर जाती है, यानी ये काफी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होगी तो सोलर सेल डेवलप करने में, आई को हमें ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जो है वो डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, सेंसर डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। लो पावर कंजप्शन है, काफी कम पावर इनको चाहिए क्योंकि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाए जाते हैं, तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बहुत कम पावर पे वर्क करते हैं, तो हम कम पावर पर चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये इसके एडवांटेज भी हो सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी भी मानी जा रही है। तो जो मैं बात कर रहा था वहां गतिशीलता, ठीक है। तो जो कैरियर मोबिलिटी है, ये मोबिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से चल सकते हैं किसी मटेरियल के अंदर, उसी को कहते हैं वाहक गतिशीलता। अब जब एक विद्युत क्षेत्र के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो किस स्पीड से गति करेगा, किस स्पीड से गति करेगा, यानी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो जितनी हाई होगी उतना ही उस मटेरियल की जो वाहक गतिशीलता है वो उतनी अधिक होगी। फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला म्यू अपॉन वी ए अपॉन ई, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अगर हम सिलिकॉन से तुलना करते हैं तो इसकी जो कैरियर मोबिलिटी है वो काफी हाई है, सैकड़ों गुना अधिक है, ये हमने देखा। तो ग्रेफीन जो है आने वाली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ के रूप में बहुत कारगर साबित हो सकता है, तो इसीलिए जो है इसको काफी संभावना वाला जो क्षेत्र है वो माना जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न है कि कौन सा 2D सेमीकंडक्टर
का उदाहरण है? कौन इनमें से जो है 2D सेमीकंडक्टर का उदाहरण है? ग्राफीन, MOS2 यानी मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और HBN यानी हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड। तो कौन इनमें ग्राफीन का उदाहरण है? तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बहुत ही आसान था। ये सभी जो है क्या है? 2D सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। ग्राफीन भी है, MOS2 भी है और HBN भी है। ये सभी 2D मटेरियल्स हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।